नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात कहूँ या पॉडकास्ट कहूँ। पॉडकास्ट के माइक ज़रूर यहाँ नहीं है, लेकिन आज की बातचीत कभी पॉडकास्ट के एक सिरे पर होगी, कभी ख़ास मुलाकात के एक सिरे पर होगी, क्योंकि जो मेहमान हमारे साथ हैं आज वो बड़े दिलचस्प हैं। लोक संगीत, आज की युवा पीढ़ी इसका अर्थ यही समझती है कि आजकल की जो फिल्म बनती हैं, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश आजकल की फिल्मों का बुंदेलखंड एक बड़ा अहम हिस्सा हो गया। तो उन फिल्मों में, शादियों में हम देखते हैं कि ढोलक, और अगर आप अर्ली 80s अर्ली 90s का एक सीन देखते हैं, लेकिन लोक संगीत जो है वो आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। लोक संगीत दरअसल वो है जो हम हैं। जैसे पहाड़ है, जैसे समुद्र है, जैसे नदी है, जैसे ऋतुएं हैं, जैसे आप और हम हैं, वैसे लोक संगीत है। अगर आप कहीं कोई लोक संगीत सुन रहे हैं और आप अचानक नृत्य करने का आपका मन हो जाए, और मैं तो ये दावा करता हूं, मैं कोई संगीतकार नहीं हूं, लेकिन लोक संगीत ही सारे संगीत का जनक है, ओरिजिनेटर है। लोक संगीत से ही निकला है संगीत, राग रागिनियाँ, क्योंकि मनुष्य ने जो सबसे पहले गुनगुनाया होगा वही तो लोक है, वही तो लोक संगीत है। उसे भी नहीं मालूम होगा वो ये क्या कर रहा है, लेकिन जब वो प्रसन्न हुआ होगा, जब वो दुखी हुआ होगा, जब त्योहार आए होंगे, जब कोई प्रिय बिछुड़ गया होगा, तो उसके मन से जो पीड़ा निकली होगी वही लोक संगीत है। और मेरे साथ जो दो मध्य प्रदेश के युवा हैं, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। उन्हें हरबोला ब्रदर्स कहा जाता है। आपके मन में ये बात होगी कि हमने तो वो सुना है साहब, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी है। वो हरबोले अलग हैं, लेकिन वो भी लोक संगीत के जनक हैं। वो भी लोक संगीत की बात कहते, नहीं तो ये कहानी हम तक कैसे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आखिर ये हरबोले थे वो, और ये हरबोला है। हरबोला दरअसल निमाड़ की एक विधा है। मैं जब अपने इन युवा साथियों से बात कर रहा था, जिनसे मैं आपका परिचय भी कराता ही हूँ, तो वो बता रहे थे कि निमाड़ में जो हरबोला आते थे गांव में, वो पेड़ पर चढ़ जाते थे सुबह 4 बजे, भोर मुहूर्त में, एकदम भोर ब्रह्म मुहूर्त में, और नीचे एक चादर बिछा देते थे कि जिसको जो योग्यता अनुसार लगे अपना कुछ दान भी भेंट कर दे। तो यहाँ से हरबोला ब्रदर्स की कहानी शुरू होती है, क्योंकि इनका जो पहला लोकगीत लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा, अरे हरबोला भैया। तो यहाँ से हरबोला ब्रदर्स इनका नाम है, और सच में ये संगीत की अनूठी विधा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहली बार जब इनसे मिला, आनंद से भर गया। तो बल्कि मैं उनका परिचय दूं उसके पहले मैं चाहूँगा कि वो अपनी मधुर आवाज़ में, और ये जो युगल जोड़ी है, जिस तरह आपने शास्त्रीय संगीत में सुना है राजन साजन मिश्र जी को, वैसे ये भाई भले ही नहीं है रक्त संबंधी, लेकिन उससे भी बढ़कर है। तो मिलिए सबसे पहले अंकित शर्मा जी से। संयोग ये भी है कि दोनों का नाम भी अंकित है, और अंकित पाटीदार जी से। सर्वप्रथम नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत आनंद आया आज ये सुयोग मिला। तो एक कुछ अपनी मधुर वाणी से तान छेड़ दीजिए, फिर हम आगे सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है फिलहाल, हाँ, उसी पे कुछ जो हमारा थोड़ा सा अर्थ भी समझा दीजिएगा पहले। हाँ, गीत में ही समझ आ जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लपट चली रही, आग झड़ी रही, बाहर जानू मुश्किल असी गर्मी पड़ी रही। भाई लपट चली रही, आग झड़ी रही, बाहर जानू मुश्किल असी गर्मी पड़ी रही। हाड़िया चिड़िया मोर ढोर सब कंदराया, हिरण हाथी उंदरा वांदरा झाड़ हेट आया। हवा चल आँच लग जीव झुलसाया, हरा भरा झाड़ देखो कसा मुरझाया। अरे दिन भर भैंसी, अरे दिन भर भैंसी पानी में पड़ी रही, पानी में पड़ी रही। बाहर जानू मुश्किल असी गर्मी पड़ी रही। भाई लपट चली रही, आग झड़ी रही,
बाहर जानू मुश्किल असी गर्मी पड़ी रही। ऐसा लगा कि इस भरी गर्मी में भी लोक संगीत कुछ अंदर आत्मा को छू गया, तरंगित कर गया। तो अंकित द्वय हैं हमारे साथ, अंकित शर्मा जी हैं, अंकित पाटीदार जी हैं। पहले तो मैं आप दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। अंकित पाटीदार जी, आपसे शुरू करता हूँ कि परिवार में ये कोई संगीत की परंपरा थी या ये आत्मा का तार था जो छिड़ा और फिर छिड़ता चला गया? सबसे पहले तो शरद जी आपका और बंसल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो निमाड़ की आवाज को दिन दिन तक पहुंचाने। और आपने प्रश्न किया है परिवार का, और परिवार में ऐसे तार जिन्होंने मुझ तक संगीत पहुंचाया है। हाँ। तो मेरे दादाजी जो हुआ करते थे वो अब नहीं है। मैं जब 6ठी कक्षा में था तब से दादाजी देवलोक गमन हो चुके हैं। तो उनके ही कुछ अंश हैं जो मुझ में इस संगीत के रूप में अभी विद्यमान है। वो लोक गायक थे, लोक गायक, हाँ, लोक गीत भी गाते थे, भजन भी गाते थे। जी जी। तो ये वहां से, लेकिन परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि विधिवत प्रशिक्षण लेकर गायन की कोई परंपरा? प्रशिक्षण तो नहीं लिया, लेकिन माता जी हैं, बहुत सुंदर गाती है माता जी। अरे वाह। तो माता जी के भी अंश हैं और दादाजी के हैं कि जो अब हरबोला ब्रदर्स में अब संगीत बन करके जन जन तक पहुंच रहे हैं। शर्मा जी, अंकित शर्मा जी, आपके यहाँ क्या था? क्या जी, कोई मेरे यहाँ भी पिताजी, अंकल सारे लोग गाते हैं, बट वही प्रशिक्षण उन्होंने कहीं नहीं लिया। बस गाते हैं वो लोग, शौक से गाते हैं। और प्रशिक्षण की एक दुविधा हमारे यहाँ इस क्षेत्र में ये है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण के साधन नहीं है। मतलब मनावर बड़वानी अगर अभी की स्थिति में अगर हम कहेंगे तो वहाँ पर अभी क्लासेस हैं जहाँ पे शिक्षण दिया जाता है, संगीत का सीख सकते हैं, क्योंकि अभी सीखे हैं और अब सिखाने लगे हैं। लेकिन जिस समय पापा रहे होंगे उस समय तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई संगीत की शिक्षा नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि मुझे लगता है आसपास में भी कहीं नहीं होती होगी, इंदौर में ही संगीत का एक केंद्र हुआ करता होगा उस समय। तो वो तो बिल्कुल नहीं सीखे बस। पर वही कहते हैं कि अनुवांशिकी जो गुण आते हैं, संगीत खून में होता है, रक्त में, तो वो बस पिताजी से मिला है। और मुझे लगता है कि कुछ भी होने के पहले, कलाकार होने के पहले तो बहुत आवश्यक है कि अच्छा इंसान और अच्छा मन होना चाहिए। और आप दोनों के चेहरे पर क्योंकि मैं उम्र में आपसे काफ़ी बड़ा हूँ, तो आप दोनों के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि बहुत ये आपका बड़प्पन है, हम में तो ऐसी कुछ बात नहीं। ये कई बार क्या होता है कि विनम्रता एक ऐसा मोती है कि जैसे कहते हैं ना, कस्तूरी मृग, उसकी नाभि में ही कस्तूरी है लेकिन वो ढूंढता रहता है। तो विनम्र व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। उसके पीछे शायद ये भी वजह रही होगी कि एक तो हम गांव से हैं और जिस समय हमारा बाल्यकाल रहा होगा उस समय हम लोग मिट्टी से जुड़े थे। मतलब मोबाइल नहीं था, सबसे बड़ी ये प्लस पॉइंट था हमारे लिए, हमारी लाइफ का, कि मोबाइल नहीं था हमारी लाइफ में उस समय। तो वो मोबाइल का ना होना हमारा वरदान था हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, क्योंकि उस समय हम मिट्टी से जुड़े रहे, मिट्टी से जुड़ के हमने संगीत भी सुना, खेला। हम लोग पापा के साथ सुंदरकांड में जाते थे, भजन में जाते थे, घर घर कार्यक्रम होते थे, लोग मिलते थे। बच्चों में हम लोग बच्चे जब थे हम सब खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मार भी खूब पड़ी है हम लोगों को। लेकिन वो जो जिंदगी जी है, शायद उससे ऐसा लगता है कि मिट्टी से जुड़े रहने का, जमीन से जुड़े रहने का एक भाव जागा है, वो शायद इसी वजह से जाग पाया कि हम सच में मिट्टी में खेलें। मिट्टी में खेलें। और इनके गांव के नाम मैं बता दूं, अंकित शर्मा जी का गांव मनावर में टोकी, और जो पाटीदार साहब हैं अंकित शर्मा जी का टोकी गांव मनावर का, और हमारे अंकित पाटीदार जी का गांव है बोरलाई, बड़वानी ज़िले में। तो निमाड़ की परंपरा में दोनों हमारे युवा साथी दीक्षित हैं और आगे बढ़े। आप लोगों की फॉर्मल एजुकेशन कहाँ तक रही? शर्मा जी, आपकी कहाँ तक रही? जी, मेरा प्रारंभिक शिक्षा तो सरस्वती शिशु मंदिर ग्राम टोकी में हुई है। उसके बाद फिर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ, तो जवाहर नवोदय विद्यालय मुल्तान से मैंने 12th किया है। मुल्तान यही धार डिस्ट्रिक्ट, हाँ। बदनावर के पास, रतलाम बदनावर। और किस उम्र में आ गए थे आप नवोदय विद्यालय में? नवोदय विद्यालय में 5th क्लास के बाद एडमिशन हुआ था, 6th से लेके 12th तक। जी, वहाँ भी गहरे संस्कार मिले जी, होंगे। बहुत नवोदय विद्यालय के बहुत उपकार हैं।
घर से दूर एक घर जहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाया नवोदय ने। पहले पहले शुरू में लगता था कि मम्मी पापा की याद आती थी, रोना आता था और ऐसा लगता था कि यहाँ क्यों छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जब 12th क्लास में पास आउट होने का समय आया तो ऐसा लग रहा था कि अब ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मतलब घर क्यों जा रहे हैं, यही घर है हमारा, यही घर है। और आप बात नहीं मानेंगे, हम लोग लास्ट ईयर पिछले साल एक एल्यूमिनाई हुई थी, पूर्व छात्र सम्मेलन, हम सभी मिले थे और ये लगभग 2-3 दिन का एक इवेंट था। हमारे प्रिंसिपल सर जो रिसेंट वहाँ पे, उन्होंने हमको सभी को इनवाइट किया था और 3 दिन तक हम पूर्व छात्र सभी मिले, अपना अनुभव शेयर किया बच्चों से और उनको सारी बातें उसी जगह जहाँ उसी पढ़ाई जगह हुई पे। है। और इस बार खास बात ये थी कि हम हरबोला बन के गए थे, वहाँ पे परफॉर्म भी किया तो बच्चों को भी बड़ा आनंद आया। फिर नवोदय की लाइफ के ऊपर एक हरबोला लिख के ले गए थे जो हमने जी थी, और उस समय जो हमने वहाँ पे जीवन जिया था उसको सब उसमें लिख के और किया था। आनंद ओहो, लिया। अरे तो फिर मैं तो रोक ही नहीं पाऊंगा अपने को। ये तो बहुत बहुत होना कि अपने छात्र जीवन के अनुभव को आप दोनों ने लिखा और बांटा। फिर मैं पाटीदार साहब के अनुभव सुनूंगा, लेकिन पहले वो जरा सुना दीजिए ना जो सर परफॉर्म। वो याद नहीं है वो एक्चुअली उस समय एक आध लाइन कोई याद हो उसकी? बिल्कुल भी नहीं याद कोई आएगी बात अभी, नहीं, इस कोई समय बात याद नहीं आएगी, नहीं। लेकिन वो मेरे पास है। आपके पास है, ठीक जी। है। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ? ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए सीधे वहाँ पे म्यूजिक टीचर जो थे उन्होंने गाइड किया कि आप चूँकि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप, मुझे बनना था, पापा मम्मी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पर उस समय परिस्थितियां भी घर की इतनी अच्छी नहीं थी कि डॉक्टर बनने का सपना देखा जाए। फिर कहीं कहीं ये भी भय होता है कि 2-3 साल देने के बाद अगर वो कट ऑफ पार ना कर पाए तो सामान्य कैटेगरी में होने के लिए, तो एक सेफ साइड खेलते हुए ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भय था उसने भी संगीत को जन्म दिया कि फिर हमने संगीत का रास्ता अपना लिया कि सर ने बोला आप ये संगीत में जाओगे तो आप सुनिश्चित है आपकी जॉब। क्योंकि आज आप संगीत के चिकित्सक हैं जी विशारद हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक चिकित्सा है। और आगे डीलिट होगा, आगे और कितनी उपाधियां मिलेंगी। तो कोई माता पिताजी का सपना कोई अधूरा तो नहीं है? जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है उस समय पे उस परिस्थिति के हिसाब से वो चीज़ें थोड़ा सा टीज करती है कि अरे मतलब मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो विधाता ने हमारे लिए लिखा है, चुना है, वो निश्चित रूप से म्यूजिक थेरेपी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। वो बहुत ही अच्छा। चिकित्सक कई बार कहते हैं कि मनपसंद गाना सुनाइए, तो आप लोग तो उसके निष्णात चिकित्सक हैं। पाटीदार साहब, आपकी पढ़ाई कहाँ तक रही और कैसे, कहाँ तक फिर ग्रेजुएशन आपने किया? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों म्यूजिक में किया? जी। मेरी भी प्राथमिक माध्यमिक जो शिक्षा है वो गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में, और मेरे गांव के ही पास अंजड़ नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी हुई है। उसके बाद कॉलेज मैंने इंदौर से भी किया है, यहाँ पर संजय जगताप जी हैं और संध्या दवे जी हैं, और उधर बड़वानी में प्रवीण जी पाटीदार है जिनसे मैंने संगीत की प्राथमिक शिक्षा ली। उसके बाद मैं जलगांव चले गया था, हमारे गुरु जी हैं संजय पत्की जी, तो वहां पर मैंने सीखा और हमने दोनों ने मतलब म्यूजिक में ही एमए किया है। म्यूजिक में जी किया। जी जी, वाह। आप लोगों की मुलाकात कहाँ हुई? मतलब ये ईश्वर प्रदत्त है ये भी, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि संगीत में और दुनिया में भी मतलब जोड़ियां हमेशा सुपर हिट रही हैं। और म्यूजिक में तो बहुत बड़ा नाम है कि मतलब एक से एक बड़े नाम याद आते हैं। आप लोग कहाँ मिले और कैसे मिले? निमाड़ में जो संगीत सभाएं होती थी, कीर्तन होते थे, तो अब चूंकि भैया मुंबई से आ गए थे निमाड़ में, तो मैं और भैया बिल्कुल 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलना जुलना हो ही जाता था संगीत सभाओं में। फिर दोनों की ऐसी वाइब क्रिएट हुई हमारी कि दोनों ने साथ में काम करना चाहिए। क्या 1-2 बार ऐसा हुआ कि अंकित भाई और मैं किसी संगीत सभा में बैठे। उम्र का कितना अंतर है? उम्र का 9 साल का अंतर। 9 साल का अंतर है, हाँ। तो संगीत सभा में बैठे और दोनों ने साथ में हमने गाना शुरू किया कि कोई कंपोजिशन साथ में ही गाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में जो भी प्रोग्राम करते थे खूब अच्छा आनंद आता था। तो फिर तब से हमने ये शुरू कर दिया कि जब भी प्रोग्राम करेंगे दोनों भाई साथ में ही प्रोग्राम करेंगे। और क्या था कि हम दोनों सेम फील्ड से हैं, एक ही दोनों का लाइन प्रोफेशन मतलब सिंगर,
तो कभी कभी क्या होता है, दो सिंगर्स के बीच में एक थोड़ा सा प्रोफेशनल जेलसी बोल सकते हैं कि वो होती है कि, लेकिन हमारे बीच कभी प्रभु की कृपा से रही नहीं। हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही करते थे, प्रमोट ही करते थे। मेरा मुंबई से आने के बाद एक स्टूडियो था मनावर में, मैं मुंबई भी रहा 10 साल, मुंबई काम किया, फिर कोविड के बाद मनावर में स्टूडियो खोल लिया था, वहीं पे काम चल रहा था मेरा अच्छा मनावर में। तो वहाँ पे हम लोगों की भी मुलाकात होती थी, तो अंकित के लिए मैंने कई ट्रैक्स बनाए। फिर अगर कोई एक बहुत बड़ा बदलाव हम दोनों के जीवन में अगर आया है साथ में, तो हम लोग साथ में शुरुआत तो कर दी थी गाने की हम लोगों ने, लेकिन गुरुदेव जो हमारे हैं वो प्रिय अवधूत, उनके धाम पे अंकित जी के द्वारा मुझे ले जाया गया एक बार। अच्छा जी, वो नर्मदा जी के अनन्य भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, नर्मदा मैया के। क्या नाम है गुरु जी का? गुरु जी का नाम है अवधूत है। वो अवधूत है, वो कोई नाम नहीं है उनका, बस नहीं, अवधूत है। अवधूत है। अभी भी वो जी जी नर्मदा किनारे जी, ही। जी। तो जब गुरुदेव के धाम पे हम गए, तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और वहां से जीवन की दशा भी बदली, दिशा भी बदली है, और बहुत कृपा है गुरुदेव की हमारे। कब गए थे आप गुरुदेव के पास? ये तो लगभग 6 बाल्यकाल से ही, मतलब बाल्यकाल से। जी, और कहाँ है लगभग उनका डेरा? वो अभी है नर्मदा जी के तट पे, कुक्षी के पास में, देहर, धार जिले के कुक्षी के पास में, निसापुर ब्लॉक के डेहर गांव में। वही स्थायी है उनका या बदलता स्थायी है, वो कहीं नहीं जाते, धाम की बाउंड्री छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं कहीं नहीं जाते। एक बार अगर धाम की बाउंड्री उन्होंने क्रॉस की, तो फिर वापस उस धाम पे नहीं आते, वो दूसरा धाम कहीं निर्मित कर लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अनावश्यक भीड़ हो गई है, कि साधारण मानव तो बाबाओं को ढूंढता है, बाबा बंकादेव को वैसे ढूंढता है, तो वो उनका जो है वो बिल्कुल आध्यात्मिक चर्चा चिंतन वाला विषय है। वो चमत्कार से मुक्त करने वाले गुरु हैं, चमत्कारों में आपको पिरो के रखने वाले नहीं है। तो साधारण व्यक्ति चमत्कार से मुक्त होना नहीं चाहता है, वो वैसे ही चाहता है कि गुरुदेव हमारी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, कर्जा हो गया है। तो वो ऐसी चीजों से गुरुदेव थोड़ा सा दूर ही रहते हैं हमारे। चलिए, कभी योग संयोग हुआ तो उनसे जरूर भेंट होगी एक बार। बहुत बढ़िया आपने ये बात बताई। देखिए, जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का स्पर्श कैसे जीवन बदल देता है, और ये बात जो पाटीदार जी कह रहे हैं, अंकित पाटीदार, ये बिल्कुल सत्य बात है। मेरी एक बहुत दिव्य संत से बात हो रही थी, उन्होंने कहा चमत्कार से हमेशा दूर रहना, चमत्कार कभी जीवन नहीं बदलता। चमत्कार एक जादू है, और जादू मनोरंजन का साधन होता है, मन का रंजन करता है, लेकिन वो जीवन में कोई गुणात्मक सुधार और परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो आज आपने फिर उस बात पे मोहर लगाई। मतलब गुरुदेव का ऐसा है कि यदि आप में जागृति आ गई, स्वयं जाग गए, तो आप एक बीज से वृक्ष बनने को चमत्कार क्यों नहीं मानोगे? जो हवा में सूर्य लटक रहा है, चंद्रमा लटक रहा है, उसको आप चमत्कार क्यों नहीं? साक्षात चमत्कार जो ईश्वर ने बड़े स्वरूप में आपको दिखाया है, मतलब कहने का मतलब जो सहज रूप से आपको मिल गया, उसको आप चमत्कार मान्य नहीं करते हैं, और जो छल के द्वारा दिखा दिया आपको किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा, उसे आप चमत्कार मान लेते हैं। चमत्कार मान लेते हैं। सियाराम बाबा से जब हम मिले तो उन्होंने भी, उनका भी यही कहना था कि कृष्ण भी तुम्हारे भीतर है और अर्जुन भी तुम्हारे भीतर है। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक बहुत बड़ा बाजार है ये जगत, यहाँ अच्छाई भी बिक रही है और बुराई भी बिक रही है, तुम्हें जो पसंद है ले लो। कितनी सुंदर बात और कितने सरल तरीके से कही गई बात थी। तो यहाँ से आप दोनों की मित्रता हुई और आगे बढ़ी। तो आपका 10 वर्षों का जो अंकित शर्मा जी अनुभव रहा मुंबई का, तो एक सरल सा बालक युवक जो निमाड़ की सोंधी सोंधी खुशबू लेकर मुंबई पहुंचता है, पहले तो चकाचौंध होता है, कहाँ आ गए, दादर, वर्ली और बड़े बड़े स्टूडियोज, और फिर जो स्ट्रगलर्स की सबसे प्रिय जो जगह है गोरेगांव ईस्ट, गोरेगांव वेस्ट, मेरे भी कई मित्र वहाँ रहे जो स्ट्रगलर रहे, NSDN रहे, मीरा रोड। तो इन 10 वर्षों में कई बार लगा होगा, मैंने जब नामचीन शायर राहत इंदौरी साहब से बात की तो उन्होंने कहा जब मैं मुन्ना भाई MBBS के गाने लिख रहा था शरद जी, तो मुंबई से कई बार मेरा मन ऐसा छटपटाता था कि मैं टीम के साथ बैठा हूं, मैंने कहा मैं जरा सिगरेट लेके आ रहा हूं, और मैं सिगरेट लेने के बहाने नीचे उतरता था और इंदौर आ जाता था कि मुझे घबराहट होती थी। आपका कैसा अनुभव रहा मुंबई का? जी, शुरुआत में तो बड़ा ही
क्या ही बताऊं अनुभव। शुरुआत में हर किसी को मुंबई शहर अच्छा नहीं लगता, अच्छा और नहीं लगता। मुंबई शहर के भी दो साइड हैं। एक साइड तो आप साउथ बॉम्बे देखते हैं जो रिच लाइफ स्टाइल है, बड़े लोगों का शहर है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, और एक जो स्ट्रगलर्स का, आप अंधेरी से इस तरफ आ जाएंगे तो बस उन्हीं दो लाइफस्टाइल के बीच का है मुंबई। अगर आप शुरुआत में जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक छोटे से गांव से बड़े सपने लेकर जाते हैं, तो उस समय वो ग्रेंजर मिल पाना तो असंभव है। लेकिन हाँ, मुंबई सिखाती बहुत कुछ है, मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया है। सर्वप्रथम तो मैं एक क्लासिकली ट्रेंड संगीत को, जहाँ पे भगवान भक्ति के रूप में देखा जाता है, वहां से मैं निकल के खैरागढ़ से गया था, लेकिन काफी समय तक वहां पे कुछ काम मिला नहीं। 2-3-4 महीने भटकने के बाद किसी एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपके लायक एक काम है, आप गाते बहुत अच्छा हो, आप बाहर में गाओगे क्या? अरे हाँ, ये सच हाँ, बात है। देखिए, हाँ, सच तो हाँ, सच होता है, बदलेगा नहीं सच तो कभी। सच होता है, हाँ ठीक बात है। तो कुमार अभी उस सानू समय, भी, कुमार सानू भी कभी बार में गाते उस समय खाने के लिए हाँ। भी व्यवस्था करना पड़ती थी, तो हमने सोचा कि यार चलो ठीक है। उन्होंने बोला मैं 500 रुपए पर डे आपको दूंगा। 2010 की बात है। कितनी देर गाना रहेगा? बाबा 2-3 घंटे। बोले आपको तो गाना नहीं है, बस आप खड़े रहना वहां पे, थोड़ा 1-2 गाने गाना है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो ये भी अनुभव लेके देखते हैं। पहला गाना कौन सा था जो आपने गाया? फिल्मी वो संगीत था वो? फिल्मी ही था वो, फिल्मी ही था वहां, तो फिल्मी ही होता था। हाँ हाँ। पर जिस समय मैंने उसके अंदर कदम रखा था, वो लाइट्स और वो माहौल वहां का, मतलब मैं अंदर ही अंदर मन तो रोया था कि ये कहाँ आ गया, मैं क्यों आ गया। और जहां हम लोग संगीत के पद गाया करते थे, कीर्तन गाया करते थे, छोटा ख्याल गाया करते थे, वो से उसी चीज से निकल के एक अलग दुनिया जो कभी देखी नहीं, कभी सोची भी नहीं थी, इमेजिन भी नहीं की थी, वहां जाके शुरुआत में तो थोड़ा अजीब लगा था। लेकिन 1 महीना मैंने वहां पे कंटिन्यू किया था कि 1 महीना, उन्होंने बोला था कि 1 महीना जाओ आप, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। पर वो 1 महीना बड़ी मुश्किल से निकाला, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अजीब सा माहौल था। कला की वहां पे कदरें नहीं थी, वहां पे कुछ अलग ही माहौल था। तो फिर मैंने ये समझ ली इस बात को कि नहीं, भले भूखे मरना है, भूखे रहना है, लेकिन यहाँ तो गाना नहीं गाना है, अपनी कला इसके लिए नहीं बनी है। फिर वो छोड़ के फिर वापस से मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में मैंने काम शुरू किया, म्यूजिक किया, फिर कुछ लोगों को असिस्ट किया, विवेक प्रकाश सर थे उनको असिस्ट किया। फिर उन्होंने डिवोशनल संगीत वो करते थे, तो उनके रिकॉर्डिंग्स में फिर मैं जाता था। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुंबई अच्छी है, मुंबई में अच्छा भी होता है। फिर उनके साथ में जाता था, तो बड़े बड़े सिंगर्स को रिकॉर्ड करते थे डिवोशनल में। राजन साजन जी को किया, उदित जी को किया, अपने अनूप जलोटा जी को किया, फिर उषा मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिला, कोरस में उनके गानों में गाया मैंने। सर के म्यूजिक भी करता था मैं, और साधना जी, बहुत सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े कलाकारों के साथ, गुणीजनों के साथ काम करने का गाड़ी मौका धीरे मिला। धीरे पटरी पे आने लगी, फिर पटरी पे आने लग गई थी। फिर इंडिपेंडेंट हमने अपने म्यूजिक करना शुरू किया। मैं और मेरा एक मित्र था हर्षित, हम दोनों करते थे। तो हम दोनों ने फिर टीवी सीरियल्स किए, जिसमें एक हमारा सबसे लोकप्रिय जो था वो था अकबर बीरबल, जो बिग मैजिक पे आता था, कॉमेडी सीरियल। उसके हमने लगभग 1700 से ज्यादा एपिसोड किए। 1700 जी। और बिग मैजिक के लगभग 4-5 शोज किए हमने एज ए म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर। तो फिर धीरे धीरे एक अच्छा सा सेटअप जम गया था, लाइन हो गई थी, बन गई थी। लेकिन फिर से वापस से नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। तो ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ कि अचानक मन उचाट हुआ, या कोई ऐसा प्रस्ताव अपने घर मध्य प्रदेश से, अपने निर्माण से आया कि आपको आना पड़ा? हाँ, मतलब एक बार थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल चल रही थी। फिर उसी बीच ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो बहुत सारे प्रोडक्शंस बंद हो गए थे। तो सारा काम मुंबई में फिर से रीसेट हो गया था, फिर से नए प्रोडक्शंस, नई ABCD। तो वो एक ब्रेक जरूर हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर 1-2 साल फिर हमने स्विच कर लिया था। हम डेली सोप्स बंद कर देते, टीवी शोज, और हम लोग फिर लाइव शोज पे चले गए थे, क्योंकि लाइव तो हम करते ही थे गाना बजाना। तो फिर लाइव शोज पे फोकस किया। तब तक पाटीदार साहब नहीं, तब तक नहीं फ्रेम थे, में नहीं आए, तब तक नहीं थे। ये 2016-17 की बात है। 2016-17 फिर 18-19 मैंने फिर से वापस परिचय लेकिन इस बीच हो चुका था। हाँ, हम बस दूर से जानते थे एक दूसरे को कि हाँ, अंकित निमाड़ में आते थे, कुछ कार्यक्रम होते थे तो मिल लेते थे। मैं जानता था कि कोई अंकित शर्मा जी, कोई अंकित शर्मा जी है। ये जानते थे कि कोई अंकित। आपके मन में नहीं आया पाटीदार जी कि मैं भी मुंबई जाऊं? एक तो मेरे निमाड़ का है ही बड़ा मेरा भाई। देखिए, मन तो क्या है, बहुत
कुछ चाहता था, मन चंचल। लेकिन चंचल है। पारिवारिक स्थितियां ऐसी निर्मित हुई थी। मैंने जो अपना म्यूजिक का भी ये जो कोर्स किया है, एमए किया है, वो ऐसी स्थितियों में किया है कि मैंने 12th के बाद एक स्कूल ज्वाइन किया, वहां पर मैंने 2 साल काम किया, कुछ पैसा आया, फिर उस समय इंदौर आया, फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, फिर गया किसी स्कूल में, फिर किसी स्कूल में जाकर के कुछ पैसा अर्जित किया, फिर मैं आगे गया, फिर गया। मतलब मैंने ऐसा 3 बार किया कि घर से मैं पैसा लेना नहीं चाहता था, क्योंकि पारिवारिक स्थितियां जब अच्छी नहीं होती तो पिता से मांगना भी शर्मनाक होता है, मतलब क्योंकि वो स्थितियां देखी थी हमने कि कैसे मतलब हमको बड़ा किया माता पिता ने, कैसी परिस्थितियों में, और शहर में जाने के लिए तो आपके पास अर्थ का होना जरूरी है, और खेती बाड़ी अर्थ नहीं है तो अनर्थ है फिर। अनर्थ है। घर में मतलब इनकम का स्रोत कृषि था, बिल्कुल सही। हम कृषि लोग में मध्यम बहुत वर्गीय, ज्यादा निम्न मध्यम कोई वर्गीय आय थी परिवार नहीं पिताजी की, तो बस ऐसी स्थितियों में मैंने संगीत को नहीं छोड़ा। हाँ। मैंने ये निर्धारित कर लिया था कि करना है, संगीत नहीं करना है, जो भी करना है। पहले ऐसा होता था कि मतलब मुझे बोलते थे गाँव में, रिश्तेदारी में, अरे क्या कर रहा है तू यार, ये म्यूजिक में कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब ये सब एक आर्टिस्ट के लिए सुनना कि मतलब मुझे पता है कि ये जो काम है संगीत, मेरा काम बहुत पवित्र काम है, बहुत अच्छा काम, लेकिन समाज उस दृष्टि से देखता है कि जब तक आप उस काम में पैसा नहीं कमाते, समाज उस काम का वैल्यू नहीं करता है। समाज वैल्यू कब करता है? जब आप उस काम में बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो आज से 2 साल पहले के हरबोला ब्रदर्स अलग थे और अभी के हरबोला ब्रदर्स अलग हैं, ऐसा सीन हो गया है। तो वो अर्थ से जो जोड़ते हैं कलाकार, मैं मुंबईया में बोलूं शर्मा जी तो मालवील गमालिया, मस्त है ना, विंदा बोले तो हाँ, अभी अपने पास नेम भी है बिड़ो, नेम भी है। हाँ है ना। तो ये बात, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जी। कि आप कलाकार को आकलन उसके रुतबे से करते हैं, और जिसमें धन बहुत अहम होता है। बहुत गलत बात है ये, और यही वजह है कि हम अपनी लोक संपदा जो है, लोक धरोहर जो है, उसको लगभग खोने जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप उस परंपरा को, जो हरबोला की परंपरा है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बीच में ये सब संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, फिर आपकी वापसी हो गई अपने जी। घर फिर की सेकंड टाइम हाँ। कोविड ने सब बंद कर दिया था मुंबई, तो कोविड के बाद फिर यही हो गया कि अब बहुत हो गया है। बस बहुत हो गया, अब वापस से कितनी बार मुंबई में रीस्टार्ट करेंगे। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र में भी संगीत इस की बीच जरूरत शादी है। वगैरह हुई थी नहीं हुई जी थी? जी हुई थी, शादी हो चुकी जी, थी जी। तो ये नोटबंदी के पहले हुई थी या बाद? नोटबंदी के पहले हो चुकी थी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। वाह। आपकी शादी? जी मेरी भी विवाह हो गया मेरा, और एक बालक है मेरा। एक बार आपके बच्चे? नहीं, मेरा वही जो मैंने बताया था कि पारिवारिक उथल पुथल जो चल रही थी, वो अच्छा, उसी हाँ, समय हाँ। मेरा 2015 में विवाह हुआ था, अरेंज हाँ, मैरिज था, और जी। 2016 में मेरा डिवोर्स हो गया था। ओहो। फिर उसके बाद वो एक तरफ से मानसिक थोड़ा सा ये भी था, उथल पुथल थी, और थोड़ा सा स्ट्रगल उधर भी था, तो उसने थोड़ा सा परेशान किया था कुछ वक्त के लिए। लेकिन सुखद अनुभव रहे, सुखद अनुभव सुखद अनुभव रहे। ओहो, ये चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो कला से विवाह किया है जी। और ये सबसे बड़ी चीज है। जी और आगे कौन जाने, फिर कोई जीवन संगिनी। जी 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 कभी कभी बिल्कुल, कभी कभी ये भी लगता है कि ठीक है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, साथ में तो कोई जाना नहीं है, साथ में सब जब तक यहाँ है तब तक साथ हैं। तो और आप अकेले हैं कहाँ? जी हाँ। आपके साथ तो माँ सरस्वती की जी आराधना। जी 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 ये जो इन्होंने कहा अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, जी, तो ये तो हमारे निमाड़ के जो सिंगाजी महाराज थे, संत हाँ, सिंगाजी हाँ, महाराज, वाह। उनकी इन्होंने लाइन कह दी है। पर मतलब हम मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपको सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल जी, 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 बिल्कुल। संत हाँ, सिंगाजी वाह महाराज की, जी। वाह, सिंगा जी को सुनिए। जी। हाँ। अरे काई लाया न काई लई जावांगा, जसा आया न वसा चली जावांगा। काई लाया न काई लई जावांगा, जसा आया न वसा चली जावांगा। जसा आया न वसा चली जावांगा, जसा आया न वसा चली जावांगा। काई लाया न काई लई जावांगा, जसा आया न वसा चली जावांगा। क्या लेकर आया है और क्या क्या लेकर जाएगा, जैसा आया था वैसा चला जाएगा। न वस्त्र थे तन में,
न जाते समय वस्त्र रहेंगे तन में। बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है, जो हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे, हमारे गीत सितारों में बदल जाएंगे। क्या उठेगी पालकी जब अर्थी के रूप में सज के, हमारे दोस्त कहारों में बदल जाएंगे। जय हो जय हो जय हो, वाह। तो वह सही बात है कि सिंगा जी को प्रणाम है, अद्भुत संत। और देखिए यही दर्शन लोक में गूंजता है और यही इन दोनों युवाओं के चेहरे पर है। आप देख सकते हैं उनकी सहजता, सरलता। एक लंबी पीड़ा भरी यात्रा है, लेकिन उसको पीठ पे ढोया नहीं है। आज का वो युवा जो जरा से तनाव में कहीं ड्रग्स की तरफ जाता है, कहीं नशे की तरफ जाता है, कहीं अवसाद की तरफ, और कई बार माफ़ कीजिएगा बहुत दुख होता है जब वो जीवन के अंत के बारे में सोचता है। मत सोचिए इसमें। जीवन बहने का नाम है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। जल की तरह प्रवाहमान रहिए, बहते रहिए। फिर ये आप दोनों का जो आपको ऐसा, एक तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी कहूँ, बड़े भाई और छोटे भाई की ही जोड़ी है ये, तो एक बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जब पाटीदार जी शर्मा जी से मिले, शर्मा जी पाटी, तो ऐसा लगा अरे यूरेका मिल गया, खुद ढूंढ लिया, खोज लिया। और ये सब ईश्वर जनित है, जैसा गुरुदेव कहते हैं जी। क्योंकि आपकी पवित्रता इतनी थी कि ईश्वर ने इसी निमाड़ की पवित्र माटी के दो सपूतों को मिला दिया जी। और क्या आपकी आवाज ऐसी मिलती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई सिरा छूटा ही नहीं है। ये ऐसा लगता है कि गंगा और यमुना और सरस्वती, अदृश्य सरस्वती का संगम है। ऐसा तीन मिलकर एक हो जाता। तो ये बड़ा अद्भुत है। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, साथ में गाने की अगर हम बात करें तो जिस दिन हमने पहली बार गाया था साथ में, उसी दिन ये हो चुका था कि हम दोनों मतलब एक दूसरे के आई कांटेक्ट से समझ जाते थे कि ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे जरूरी है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और लंबे समय के से साथ में रहने के बाद तो व्यक्ति मतलब सारे घटनाक्रमों को और मानसिक रूप से चलने वाली उथल पुथल को समझ ही जाता है कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, और मैं समझ जाता हूँ कि ऐसा हुआ है तो ये क्या करेगा। तो संगीत में भी वैसा ही तालमेल है हमारा कि अगर हम एक दूसरे को देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं गाना है। और आप दोनों को जितना देख कर मैं समझ पा रहा हूँ, तो हमारे जो शर्मा जी हैं ये भावुक ज्यादा हैं। कई बार भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में आवेश भी आ जाता है। लेकिन हमारे शर्मा जी जो है और पाटीदार जी जो है, पाटीदार जी रुकते हैं, ठहरते हैं। गुरुजी का भी प्रभाव है। हाँ है, मैं ठीक आकलन है मेरा। वैसे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अंकित भैया से ज्यादा बदमाश हूँ। वो जरूरी है क्योंकि आखिर ये जो चीज है, आप जिस चीज को दुनिया के सामने रख रहे हैं उसको रखने के लिए थोड़ी सी बदमाशी मैं नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा एक सज्जनता भरी चतुराई जी, उसकी आवश्यकता है जी। ये थोड़ा सा सहजता से अधिक चलते हैं और मैं थोड़ा समझ से चलता हूँ। मतलब ठीक बात है। दिल, हरबोला ब्रदर्स का दिल कहे तो अंकित जी के पास है और हरबोला ब्रदर्स का दिमाग वाह वाह वाह, एग्जैक्टली ये होता ही है। और दोनों जोड़ियों में ये चीज होती है कि एक व्यक्ति दिल से चलता है और एक दिमाग से चलता है। तो स्टूडियो भी हो गया, वो जिसको हम कहते हैं कि एक स्पार्क आता है कि अब ढूंढ लिया हमने वो एल्बम कौन सा था, वो गाना कौन सा था कि जिसने आपकी लोकप्रियता को भारत और भारत के बाहर पूरे मतलब जो भी जिसको भी म्यूजिक की समझ है, जिसको म्यूजिक में आनंद आता है, उसको बड़ा मजा आया। वो कौन सा गीत था, कोई विवाह का निमंत्रण था, क्या था वो? पहला हमारा हरबोला गीत ही था। हाँ। जो हमने निमंत्रण बनाया था। हम लोग रास रंग गरबा मंडल बड़वानी में गाते थे और चूंकि वहां से एक वीडियो बनाने के लिए कॉल आया कि आप इस बार भी नवरात्रि में आ रहे हैं तो आप एक वीडियो बना दीजिए और बोल दीजिए कि हम भी आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, अपनी टिकट बुक कर लीजिए, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। जनरली एक ऐसा वीडियो सिंगर्स बना के देते हैं जो भी प्रोग्राम के लिए, इवेंट के लिए जाते हैं। तो हम लोगों को कहीं पहले से चल रहा था मन में कि हरबोला धुन पे कुछ लाना है, हरबोला फोक को आगे लेके आना है, कुछ करना है उसके लिए। तो ईश्वर ने यही सही समय दिया शायद कि आप इसी पे करो। तो वो हमने हरबोला की धुन पे निमंत्रण बनाया पहला, जो हमने हमारे इवेंट के लिए बनाया कि आप सभी गीत के माध्यम से आप भेजो है निमंत्रण कि रास रंग गरबा में आना है तो कैसे आना है। तो यही हमारा पहला जो वायरल था
गीत, और इसने इतनी प्रसिद्धि दी कि इसने सारी निमाड़, तो हमने बनाया निमाड़ी में था और सोचा भी नहीं था कि ये निमाड़ी भाषा है, लेकिन ये क्या है, निमाड़ से ज्यादा मतलब उम्मीदें भी, अगर एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं तो हमने बस उतनी ही की थी इस गीत से कि बड़वानी वालों को बहुत पसंद आएगा और बड़वानी वालों को अच्छा लगेगा। लेकिन रातों रात वो कब बड़वानी से इंदौर निकल गया, से बाहर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, साउथ से, मतलब फिर वो बहुत वायरल हुआ। और फिर विवाह का जब आया उसका वर्जन, तो वो तो हमने फिर उसके बाद यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वहां भी कनाडा वगैरह सब जगह का बना दिया, यूएई, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ के, बहुत सारे बाहर के भी बनाया हमने। वाह, तो कुछ याद है वो पहला वाला जो जी जी, जो पहला रास रंग के लिए हम लोगों ने बनाया वो याद हो तो थोड़ा सुना दीजिए ना। हाँ। भैया मेरे बाबू जरा ध्यान देते जाना, रास रंग गरबा में बड़वानी आना, कैसे आना तुमको मैं बताऊं ठिकाना, कान खोल के ध्यान से तुम बात सुनते जाना। अरे 8 बजे का टाइम है, तुम देर ना लगाना, फटफटी चालू करके राजघाट रोड आना, साखी मैदान के सामने ब्रेक लगाना, गाकिंग में गाड़ी थोड़ी धड़ में उबाना, और मात्र 100 रुपए का टिकट कटाना, माता बहन बच्चों को फ्री में ले आना, रास रंग आके लड़की जैसे ना शर्माना, म्यूजिक बजेगा तुम गरबा करते जाना। और फिर भूख लगे भैया तो कैंटीन पे आना, आलू बड़ा समोसा कचौरी मचकाना, बात लगे बढ़िया तो सबको बताना, तुमको माए की कसम है सभी स्टेटस लगाना। तो ये जो लाइन थी, तो ये माँ की कसम जो है, खास बात ये है कि ईश्वर जी यादव बड़वानी से, उन्होंने कहा था कि भाई इस कंटेंट में कुछ ऐसा डालो कि व्यक्ति को स्टेटस लगाना ही पड़े, बोले उसको माँ की कसम दे दो, बोले आप लगाएगा। तो हमने लास्ट लाइन में ऐसा जोड़ दिया, हंसी मजाक में, हंसी विनोद की बात थी। तो कई लोगों ने ऐसा मैसेज किया कि भाई अब तुमने माँ की कसम दे दी है तो स्टेटस लगाना ही पड़ेगा। अरे गजब साहब, देखो ये परंपरा भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे कस्बों में कितनी गहरी है कि बाकी माँ की कसम मैं नहीं कहता कि इसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्रों के हमारे युवा देखें कि कई लोगों ने इसलिए लगाया कि अब माता जी की बात है भैया, कैसे कैसे नहीं करे। और वो जगत जननी माँ दुर्गा का उत्सव था, हमने बस उसी भाव से बोला था कि आप माँ के लिए लगाओ बस, और कुछ नहीं। ये सुपर हिट रहा जी, ये सुपर हिट रहा। और इसने निमंत्रण, एक डिजिटल निमंत्रण के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। मतलब वैसे ही अब निमंत्रण घर जाकर देना असंभव हो गया है, बंद हो गया है। मतलब लगभग सभी लोग अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सोशल मीडिया से जो निमंत्रण आ रहा है वो स्वीकार्य है। चूंकि पहले हम पीले चावल दिया करते थे घर घर जाके, तो जब उसका स्थान पत्रिकाओं ने लिया तो निश्चित रूप से अब पत्रिकाओं का स्थान डिजिटल ने ले लिया है, और ये समय की मांग है और सभी को स्वीकार भी करना चाहिए। तो अब उस इन्विटेशन को हमने म्यूजिकल कर दिया। और चूंकि हम खुद तो करते ही, कई बार हम विवाह के निमंत्रण हम फैमिली के साथ जुड़ के, जो परिवार होता है उनके परिवारजनों के साथ मिलकर, उन्हीं के साथ, उन्हीं के घर पे या उन्हीं की लोकेशन पे वो करते हैं। तो उसमें थोड़ी सी आत्मीयता भी होती है, अपनापन होता है, और जो निमंत्रण जिनको भेज रहे हैं उन लोगों को भी अपनापन लगता है कि अच्छा हाँ, हमारे परिवार के लोगों ने हमें निमंत्रण दिया है। तो उसको एक फोक ट्यून के साथ जोड़ के लोक धुन में और एक संगीतबद्ध करके, तालबद्ध करके, एक फनी वे में उसको हमने कंटेंट जो डिजाइन किया था वो आज इतना पसंद कर रहे हैं लोग कि फिर इसके अलावा हम धार्मिक आयोजन के वो भी सारे धार्मिक आयोजन, कोई भजन वगैरह हो तो थोड़ी सी 2-4 जी। अमरकंठ से निकली रेवा, अमरकंठ से निकली रेवा, कल कल बहती जाए माँ। अमरकंठ से निकली रेवा, कल कल बहती जाए माँ। गाँव गाँव और नगर नगर को, गाँव गाँव और नगर नगर को पावन तीर्थ बनाए माँ, पावन तीर्थ बनाए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे क्या और प्लान्स हैं आपके? क्योंकि लोक गायन जो है वो तो अद्भुत धारा है। जी। मैं जब छोटा था, बहुत बचपन में, तो ये गाना जिसके कई रीमिक्स भी हुए, उड़त मुसाफिर चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, तो सुनता था कि इसमें क्या क्या ज़बरदस्त है। और फिर लोक की तो धारा ही, फिर न जाने कितने गीत हैं जो लोक गीतों से निकल कर फिल्मी गीत और फ्यूजन में आए। कुछ आमंत्रण भी मिला आपको कुछ इस तरह का भी कि कुछ फ्यूजन किया जाए पॉप के साथ, कुछ और इस तरह, क्योंकि ये भी आजकल बहुत चल रहा है। हालांकि वो संगीत की आत्मा के लिए कितना उचित है मैं नहीं कह सकता। जी हाँ, आमंत्रण तो हम लोगों को ऐसा कोई नहीं मिला है, लेकिन हम हमारे बुद्धि से, हम अपने माध्यम से हम चाहते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएं। मतलब फोक तो करते ही हम लोग, भजन करते हैं, जो भजन हम बनाते हैं, तो उसका भी उद्देश्य ये नहीं है कि दोनों में लिखता कौन है? दोनों ही लिखते हैं मिलके? जी, दोनों ही हम लोग लिखते हैं, लेकिन अंकित जी थोड़ा अच्छा लिखते हैं, मुझसे ज्यादा लिखते हैं। वाह वाह वाह। मेरा थोड़ा म्यूजिक वाला पार्ट ज्यादा है, अंकित जी का लिखने वाला पार्ट ज्यादा है। जी, तो चलिए अंकित जी। हाँ, तो हम लोग म्यूजिक में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसलिए भी करना चाहते हैं कि ताकि युवा हमारे धर्म से जुड़े। मतलब अगर युवाओं को कनेक्ट करना है तो निश्चित रूप से उनको संगीत उसी तरह का सुनाना पड़ेगा। उसमें भक्ति संगीत में भी उस तरीके का भक्ति संगीत में किस तरह का प्रयोग है? यानी कि थोड़ा सा मॉडर्न म्यूजिक, जो अभी कंटेम्प्रेरी म्यूजिक सुनना पसंद करती है आज की युवा पीढ़ी, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाद्यों पे ना जाके। कोई भजन हो तो 2 लाइन 1 लाइन सुनाइए जिसमें आपने इस तरह का प्रयोग किया। ये जो अभी आपको सुनाया था नर्मदा जी का, इसमें भी हमने थोड़ा सा प्रयोग किया था उसको। बिल्कुल आप सुनेंगे। फिर हमने एक गीत ऐसा बनाया है जो आप जिसे मैं हम लोग सुनाना चाहेंगे, वो किसान के ऊपर जो हमने बनाया। एक आदिवासी जो अंचल है हमारा, बहुत ही अंदर इंटीरियर, जैसे 52 गजा के बाद पार्टी हो गया, सिलावत बोकराटा वाला एरिया हो गया, पलसूद वाला हो गया, आप झाबुआ जिले में जाएंगे, अलीराजपुर जिले में जाएंगे, तो जहाँ बहुत ही कह ले कि हम बहुत ही आदिवासी लोग रहते हैं, पिछड़े, मतलब बहुत पिछड़े हैं वो लोग अपने। आजकल के जो अभी हम शहरों में देख रहे हैं, या हमारे छोटे शहरों में भी, निमाड़ के भी छोटे शहरों से, उनकी अगर लाइफस्टाइल देखेंगे तो बहुत अलग है, बहुत बेसिक्स पे हैं वो लोग। तो उन लोगों की संवेदनाएं, जब वो लोग पूरा ही डिपेंडेंट होते हैं प्रकृति पे, जो बारिश होती है उसी पे, जो फसल होती है उसी को खाते हैं, और उसी से जैसे लोन भी लेते हैं अगर बैंक से या कहीं से, सोसाइटी से, तो वो उसी के माध्यम से वो चुकता करते हैं। इस पीड़ा पर आपने जी तो उस गीत के हमने उसको मॉडर्न थोड़ा सा किया था कि म्यूजिक मॉडर्न था, लेकिन जो गीत के बोल थे वो आदिवासी था पूरा। जो दाहड़ो कोसलो छे, जो दाहड़ो कोसलो छे, काई खाइन जीव सो मारा राम, पानी बाबू काई नहीं पड़्यो, जुवार माता काई नहीं पाकी, ते काई खाइन जीव सो मारा राम। जो दाहड़ो कोसलो छे, घर मम्मी तो एकलो आज खेती करने जाऊं, फसल का जे देखने में सुस्तो पड़ी जाऊं, वालो पैसा मांगे, दवाई वालो पैसा मांगे, टेंशन मा पड़ गयो मारा राम। जो दाहड़ो कोसलो छे, पोरी ने पोरिया पारी का जे मी भोड़ाऊं, मेरी रोटलो खाऊते को दी भूखलो मी सोई जाऊं, पोरिया पोरी कपड़ा मांगे, खाने खारिया भोजलिया मांगे, इनुंग रोड तो नी देखाए राम। जो दाड़ो कोसलो छे। क्या बात है। यानी कि बच्चों को कपड़े कहाँ से दूं, भोजन कहाँ से दूं, ज्वार कहाँ से पैदा होगा, कैसे, और इनको रोते हुए भी नहीं देख सकते, रोते हुए भी क्या करूं मेरे राम। और ये समस्या का समाधान तब हुआ जब वो मृत्यु शैया पे लेट गए। ये हमने उसको वीडियो के माध्यम से ऐसा दिखाया है कि एक मतलब पहले तो वो अपनी समस्याओं को दिखा रहा है और राम जी से अरज कर रहा है, क्योंकि अब जब व्यक्ति सरकार से भी अरज कर लेता है, बाहरी साहूकारों से भी कर लेता है, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है
तो राम जी के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, वो उसी को पुकारता है, राम को। और उसके बाद उसकी समस्या का समाधान तब होता है, बारिश तब आती है जब वो मर चुका होता है। और चूंकि हम लोग चाहते तो इसको कहीं भी शूट कर सकते थे, हम ऐसा कोई स्टूडियो लेके हायर करके या अपना एक सेट बना के, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने ये बुद्धि दी कि हम लोग उन्हीं के गांव में जाके, मतलब ऐसी जगह थी जहां पे वो गाड़ियां भी नहीं पहुंच रही थी हमारी, बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी लेके उनके गांव तक पहुंचे, ऐसी लोकेशन ढूंढी हमने। और जब उन लोगों के साथ पूरा दिन बिताया, 2 दिन शूट किया हमने, उनके घर पे ही रहे, मतलब उनके साथ, तो सच में ऐसा लगा कि शायद हो सकता है हम अपना कमर्शियल वीडियो बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन सच में ये वेदना है इन लोगों की, इसको समझने के लिए इनके पास ही आना पड़ेगा। मतलब हम गीत के माध्यम से ये बात जरूर पहुंचा सकते हैं, और ईश्वर ने ही बुद्धि दी थी, वो करने की प्रेरणा भी उन्होंने ही दी थी कि आप ऐसा गीत बनाओ। गीत भी बनाया और हम शूट करने वहाँ गए, लेकिन उन लोगों को देख के ऐसा लगा कि दिन भर वो बच्चे हमारे साथ रहे, और सच में वो लोग बहुत ही बेसिक जिंदगी जी रहे। अगर बरसात नहीं होगी तो, और वैसे ही हो भी नहीं रही है, समय पे होती नहीं है, समय पे तो वो लोग बहुत पीड़ा में है। बिल्कुल। आखिरी प्रश्न है मेरा, आगे कैसे देख रहे हैं? मेरा तो मन कर रहा है कि पूरे भारत सरकार को एक पहल करनी चाहिए, लोक गीतों का एक राष्ट्रीय महोत्सव मनाना चाहिए। जी, पूरे देश के लोक गायक आए, एक मंच बने, जी। और हम सब सुने, उसका अर्थ समझें। कैसा आप आगे जीवन कैसे देख रहे हैं अपना, और क्या क्या करने का मन है? जी, हम चूंकि संगीत के माध्यम से यदि हम कुछ कर सकते हैं हमारी आवाज़ से, तो हम बस लोक संस्कृति के माध्यम से संदेश ही देना चाहते हैं जन जन तक। और ज़्यादातर संदेश हमारे युवाओं के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि वही ऐसी पीढ़ी है जो आगे भविष्य निर्माण करेगी, और अगर वो सही मार्ग पे चलते रहे तो देश सही मार्ग पे होगा। हम तो देश की बात तो, भटके हुए युवाओं से देश की बात तो क्या ही करेंगे, हम तो ये सोचते हैं कि वो खुद का ही जीवन सुधार ले तो बहुत है। मतलब देश तो बहुत बाद में उनके लिए होता होगा, लेकिन आज जो हमारा युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 21-22 साल तो बहुत उम्र हो गई, 14-15 साल के जो बच्चे हैं वो नशा कर रहे हैं। गांव में स्थितियां ऐसी है, ना वो स्कूल जाते हैं, ना पढ़ाई का उनको महत्व पता है। मोबाइल के सदुपयोग दुरुपयोग दोनों हैं, लेकिन वो उसका दुरुपयोग वाला पार्ट पकड़ के चल रहे हैं। तो इन गीतों के माध्यम से कहीं वो मोबाइल में रील स्क्रॉल करते करते हमारा गीत सुन ले और कहीं उनकी दिशा परिवर्तन हो जाए, तो बस हमारा यही उद्देश्य है। ऐसा कोई गीत याद आ रहा है जिससे थिरक जाता हो युवा, तो उससे ही समाप्त करें हम? जी जी जी, वो अभी जो हमने एक रिसेंट हमारे निमाड़ का एक फोक है, कलगी तुर्रा, उसको हमने बनाया है। और जो वो भी समस्या ये है कि जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी बहुत ही छोटे हैं, तरुण बोलते हैं जिनको, शिशु अवस्था से थोड़े से बड़े और है ना, वो लोग मोबाइल के इतने दीवाने हो गए कि वो खाना भी नहीं खाते मोबाइल के बिना। और इन सब चीजों में माता पिता सहयोग कर रहे हैं उनको, वो भी चाहते हैं कि इनको मोबाइल देके फ्री हो जाएं, अपना काम करें। तो उससे बहुत दुष्परिणाम है उसके मोबाइल में, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हम लोगों ने मिट्टी में अपना बचपन गुजारा है, मिट्टी में जाके हमने कंचे खेले हैं, हमने गिल्ली डंडा खेला है और क्रिकेट खेला है, हमने साइकिल चलाई है, हमने नदी पे नहाने जाते थे हम। आजकल के बच्चे ये सब कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है मोबाइल से दूर होके शायद वो जीवन जी पाएंगे और जीवन का असली महत्व समझ पाएंगे कि जीवन क्यों मिला है, क्यों मतलब सिर्फ किताबों में। इसी थीम पर है गीत ये। जी सुनाइए। हाँ, अरे हाँ, हर बोला को संदेशो आए, हर बोला को संदेशो आए, कलगी तुर्रा की धुन मगाए, कलगी तुर्रा की धुन मगाए। अरे बाप माए को ध्यान जरानी, औलाद बिगड़ी जा, रिकामो लाड़ दुख दई जाए, रिकामो लाड़ दुख दई जाए, न बालक हाथ से निकली जा। अरे बालक करण तो देखी ना, अरे बालक
करड़ तो देखी न माय मोबाइल बता यो रड़तो रोटा खा यो रड़तो रोटा खा मुंडा प माखा बैठी जाए मुंडा प माखा बैठी जाए अन ऊपर सी नीचे तक बेटो लपट चपट हुई जाए और आगे की स्थिति न मायो की रील बढ़ाती जाए मायो की रील बढ़ाती जाए न बालक हाथ से निकली जाए। और उसके बाद की एक और बात कि मक्की का रोटा न दाल नहीं खातो भाई अरे मक्की का रोटा न दाल नहीं खातो माए मैगी बना कुरकुरिया चिप्स को माथो उठाए कुरकुरिया चिप्स को माथो उठा न दादो किराण पलई जाए दादो किराण पलई जाए अरे अलर बलर खाई न बालक मकड़ाई लो मट रही जा न नहीं कही दो तो धूड़ा म लोटाए नहीं कही दो तो धूड़ा म लोटाए न बालक हाथ से निकली जा। पूरा आपने आज की तस्वीर खींच दी कि रील बनाना, मैगी बनाना, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये सब जीवन से जा चुका है और उसकी जगह एक नकली जीवन हमारे पास है। तो बिल्कुल ठीक है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप दोनों को, हम सब की जो देख रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, संस्कृति विभाग जो है हमारा, कि ऐसे जो लोग कलाकार हैं अद्भुत, हम किशोर कुमार जी को याद करते हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, ऐसे ही हम हरबोला ब्रदर्स को याद रखें, इनको बुलाएं। राजधानी भोपाल में एक भव्य कार्यक्रम हो, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हो, ऐसे कलाकार हमारी माटी से जुड़े हैं। ये बहुत स्वाभिमानी हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे बोलने के लिए, ये कहीं हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि जो भी हासिल किया है इन्होंने अपने दम पे हासिल किया। इनके इसी सम्मान को ध्यान में रख के हम खुद विनम्रता से इनको बुलाएं। ये धरोहर हैं साहब, और इनको सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ा आनंद आया आपसे बात करके, बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, बहुत शुभकामनाएं हैं। और बहुत आप किन ऊंचाइयों पर आप जाएंगे मैं तो देख रहा हूं उनको, और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी जिस दिन मैं आपको किसी बहुत बड़े खचाखच भरे सभागार में 2000-3000 का टिकट खरीद कर मैं जब अंदर जाऊंगा और आपको देखूंगा, तो उस दिन मुझे भी लगेगा कि अपनी मध्य प्रदेश की माटी और अपने निमाड़ का थोड़ा बहुत मैंने भी कुछ प्रणाम किया, उस माटी को, माँ रेवा को प्रणाम किया, क्योंकि आप हमारी माँ रेवा और हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ की उस अद्भुत अमूल्य थाती की एक धरोहर है। प्रणाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त।